हेलो एंड वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं कक्षा 10 का ये साइंस का पार्ट नंबर 2 है, इसको लेकर आया हूँ। और इसमें हम देखेंगे वही चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और उसी का दूसरा पार्ट है ये, समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमने मेंशन किया है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर ना ही निर्माण होगा और ना ही विनाश होता है, ठीक है। ना ही निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है ए प्लस बी और ये क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्पाद के जितने भी अणु हैं वो अभिकारक के अणुओं के बराबर होगा। जो अभिकारक में जितने भी तत्व हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही लिखा है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक मतलब इक्वेशन के माध्यम से आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल के माध्यम से ये हम राइट कर सकते हैं। अतः रासायनिक समीकरण के पहले एवं उसके बाद, यानी कि जो रासायनिक समीकरण हमारी हो रही है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये अभिकारक रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, सी और प्लस डी बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों की के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जितने भी, जैसे कि हम एक माध्यम से आपको बताना चाहें, H2 प्लस N2 इज इक्वल टू NH3, ठीक है। यहाँ पर N के कितने अणु हैं, 2 हैं, H के 3 हैं, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन हमें 6 बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसलिए जितने भी अभिकारक के जो तत्व होंगे वो उतने, मतलब जो उत्पाद के तत्वों की संख्या जो है वो समान रहेगी। इसलिए हमें कंकाली समीकरण का मतलब जो असंतुलित समीकरण है उसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एग्जाम के माध्यम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम बताना जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं रासायनिक समीकरणों को लिखने के निर्देश, किस टाइप से हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर लगाते हैं। अभिकारक कैसे लिखेंगे, जैसे ए और प्लस बी कोई अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक हैं, और फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, तीर लगाते हैं। तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। हमने अभिकारक लिखा, अभिकारक को लिखने के बाद में तीर का निशान लगाया, फिर कोई उत्पाद बन गया सी प्लस डी। ये क्या है, तो अभिकारक है भाई, ये अभिकारक, ठीक है। और ये क्या है, तो उत्पाद है ये, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अभिकारक और उत्पाद की संख्या। अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच में जोड़ का निशान लगाया जाता है। कैसे, तो जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, दो यहाँ पर तत्व हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर दो मतलब अभिकारक हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर तीर का निशान लगा के, और ये क्या बनाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया है मैंने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी
तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते O2 और C, ये बिल्कुल गलत है। ये सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, छोटे रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हम हिट एवं ट्राई विधि का प्रयोग करते हैं। हिट एवं ट्राई विधि क्या है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, H2 प्लस O2 इज इक्वल H2O। यहाँ पर एक छोटा रासायनिक समीकरण है और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, संतुलित करना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हम क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 बन गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 की कमी है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से हिट एवं ट्राई विधि का हम प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा पहले ही मैंने सोचा और हमारा जो एज्यूम किया था नंबर वो सटीक बैठा है, इसलिए हम बाद में इसको रेज नहीं करेंगे या फिर इसको हम कट नहीं करेंगे, ये हमारा सही है। ठीक है, अगर नहीं सही होता तो हम इसको रेज करके या कट करके दूसरा नंबर यहाँ पर ट्राई करते, इसलिए हम इसको हिट एवं ट्राई विधि बोलते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर हम 5 की बात करें। 5 में क्या लिखा है, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए यस लिखते हैं। यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो वहां पर होगा क्या कि अगर कहीं पर ठोस आ गया, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो ठोस ये प्रकृति होती है, इसका ठोस मतलब होता है, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, द्रव के लिए एल, जैसे जल जो होता है वो क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, तो जल के लिए हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे ब्रैकेट में, अल्फा लिक्विड, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, तथा गैस के लिए जी का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर गैस है, जैसे कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, यहाँ पर ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस का हम यूज करें, जी का यूज करेंगे। लिख देते हैं, अभिक्रिया तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं, जलीय विलयन मतलब कि वहां पर विलयन जो होता है वो जल, उसमें जल की मात्रा होती है, तो उनके साथ ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। एक्यू मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय। ठीक है, एक्यू लिखेंगे। जैसे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये जलीय बना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना है, इसको हमने जल में मिलाया, यानी कि आप लोग ये घर पर भी मिलाकर देख सकते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि चून बुझा हुआ चूने का सूत्र बनेगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से लिखते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान कुछ हम इस प्रकार से लगाते हैं, यानी कि ऐसे अभिक्रिया इस टाइप से भी होगी और अभिक्रिया ऐसे भी होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर हमने पानी में, जल में क्या कर दिया, जल में हमने चीनी को घोल दिया। ठीक है, चीनी को घोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम जल में चीनी को घोलेंगे तो ये चीनी का जलीय विलयन बन जाएगा। ये जो विलयन बनेगा, विलयन, मीठा विलयन बनेगा, ये विलयन जो है हम इसको दोबारा गर्म कर दें तो चीनी के क्रिस्टल अलग और जलवाष्प हमें मिलेगी, जलवाष्प को ठंडा करके हम जल भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर हम 7 की बात करते हैं, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, फिर दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के निशान के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई अभिक्रिया ऐसी लिखनी है तो हम ताप दाब को हम कहाँ लिखेंगे, अगर हमें हीट देनी है तो ऊपर, दाब देनी है तो ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, उत्प्रेरक है कोई तो हम इस तीर के निशान के ऊपर उसको प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, ऊष्मा 6p अभिक्रिया के लिए प्लस ऊष्मा
तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए माइनस ऊष्मा। माइनस ऊष्मा क्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसको ऊष्मा हमें देनी पड़ती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शोषी का मतलब ही होता है शोषण, ठीक है, यानी कि ऊष्मा को शोषित कर ले। और ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और जब हम क्या करें, चीनी को पानी में घोलें, जल में घोलें चीनी को, तो हम उसको इस टाइप से मिक्स करते हैं, तो वो हमें वहां पर ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए हम वो इस टाइप से हम एक दूसरे बर्तन में उसको चलाते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ऊष्मा लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? दाईं ओर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें प्लस ऊष्मा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। आगे हम, ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जो रासायनिक समीकरण होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि अणुओं की संख्या और द्रव्यमान वगैरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि अणुओं की संख्या कितनी है, कितना किसका द्रव्यमान है। इसके बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। अगर रासायनिक समीकरण ना हो तो ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। आगे है पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, एक्वस है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर थर्ड नंबर है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अभिक्रिया संपन्न हो गई, संपूर्ण हो गई, उसके बारे में हमें ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और 4 नंबर पॉइंट क्या है रासायनिक अभिक्रिया का? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय होने का पता लगता है कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका पता हमें किससे लगता है? रासायनिक समीकरण से पता लगता है। ये रासायनिक समीकरण की 4 विशेषताएं हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अच्छे से विधिवत रूप से आप लोग पढ़ाई कीजिए, बस यही हमारी इच्छा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।